हम सब जानते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में हजारों लोगों की मौत हुई। हॉस्पिटल्स के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए, डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स की लाइन ही खत्म नहीं हो रही। Doctors are working around the clock at hospitals that are filled to overflowing. Since the accident, the 500 doctors in Bhopal have been working without rest. लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि ये डिजास्टर आखिर शुरू हुआ कैसे। इतनी वार्निंग्स के बाद भी इसे रोका क्यों नहीं गया? और सबसे बड़ा सवाल, हजारों लोगों की मौत के बाद भी जिम्मेदार लोग बच कैसे गए? और जो डिटेल्स आज मैं आपको आसान शब्दों में बताऊंगा, शायद आपने पहले कभी इस तरीके से सुनी नहीं होगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए अगर सच में जानना है कि भोपाल में उस रात आखिर हुआ क्या था। उन्नीस सौ 1970 का इंडिया। उस वक्त भारत की इकोनॉमी की बैकबोन एग्रीकल्चर थी। देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन खेती पे डिपेंड करती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कीड़े और पेस्ट। हर साल कीड़ों की वजह से लाखों टन फसल बर्बाद हो जाती थी और इसका एक ही सॉल्यूशन था, केमिकल पेस्टिसाइड्स। एक अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, उसने ये माना कि इंडिया में इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है और वो पहले से ही पेस्टिसाइड बनाती थी। इसलिए उसने अपनी एक सब्सिडरी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के थ्रू मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पेस्टिसाइड प्लांट खोलने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये था, भोपाल ही क्यों? इसके कई रीजंस थे। भोपाल देश के बीचों बीच था, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी थी, रेलवे कनेक्टिविटी भी अच्छी थी, लैंड भी कंपैरेटिवली सस्ती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अट्रैक्ट करना चाहती थी, जिससे कि स्टेट में जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके। फैक्ट्री लगने से हजारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब मिलने वाली थी। शुरू में यहाँ पेस्टिसाइड के कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट होते थे और फिर वो इंडिया में असेंबल होते थे, लेकिन बाद में कंपनी ने ये डिसाइड किया कि पूरा प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा और इसी फैसले की वजह से फैक्ट्री में एक नए केमिकल की एंट्री हुई, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। MIC बहुत ही रिएक्टिव और एक्सट्रीमली टॉक्सिक केमिकल था, लेकिन MIC को बनाने के लिए भी एक बहुत ही डेंजरस केमिकल की जरूरत पड़ती थी और उसका नाम था फॉस्जीन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान फॉस्जीन को एक केमिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस गैस की वजह से उस जंग में हजारों सैनिकों की मौत हुई थी। अब सोचिए, एक ऐसा केमिकल जो बैटलफील्ड में वेपन था, उसका इस्तेमाल एक पेस्टिसाइड बनाने में किया जा रहा था। फैक्ट्री के अंदर फॉस्जीन का इस्तेमाल करके पहले MIC बनाया जाता था और फिर MIC से 7 नाम का पेस्टिसाइड बनाया जाता था। यानी अगर हम चेन देखें तो फॉस्जीन, MIC और देन 7 पेस्टिसाइड। और इस चेन का कोई भी डेंजरस केमिकल अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते थे। शुरू के कुछ सालों में सब कुछ ठीक चला, डिमांड अच्छी थी, प्रोडक्शन चल रहा था, फैक्ट्री प्रॉफिटेबल थी, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ा बदलना शुरू हुआ। फार्मर्स एक्सपेक्टेड क्वांटिटी में 7 पेस्टिसाइड खरीद ही नहीं रहे थे क्योंकि कंपटीशन बढ़ने लगा था। दूसरी कंपनीज सस्ते ऑल्टरनेटिव्स लेकर आ गई। एग्रीकल्चर डिमांड जितनी तेजी से एस्टिमेट करी गई थी उतनी तेजी से बढ़ी नहीं। रिजल्ट, प्रोडक्शन कम होने लगी, सेल्स गिरने लगी और फैक्ट्री लॉसेस में जाने लगी। अब यहां कंपनी के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो प्लांट को मॉडर्नाइज करे और सेफ्टी पर और ज्यादा इन्वेस्ट करे, और या फिर खर्चे कम करे। और कंपनी ने सीधा सीधा दूसरा रास्ता अपनाया, कॉस्ट कटिंग। मेंटेनेंस बजट कम कर दिया गया, एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को हटा दिया गया, ट्रेनिंग रिड्यूस कर दी गई और धीरे धीरे सेफ्टी सिस्टम्स भी कॉम्प्रोमाइज होने लगे। और उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कॉस्ट कटिंग के लिए गए ये डिसीजंस किसी दिन लाखों जिंदगियों को इफेक्ट करेंगे। लेकिन अभी तक डिजास्टर हुआ नहीं था, असली काउंटडाउन अभी शुरू होने वाला था। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा हुआ था, अगर फैक्ट्री इतने लॉसेस में थी तो MIC जैसा डेंजरस केमिकल इतनी हैवी क्वांटिटी में स्टोर क्यों किया जा रहा था? इसका जवाब प्रोडक्शन प्रोसेस में छुपा हुआ था। MIC कोई ऐसा केमिकल नहीं था जिसे भारी मात्रा में स्टोर किया जाना चाहिए था। जितनी जरूरत हो उतना बनाओ
और जल्दी जल्दी उसे कंज्यूम कर दो। यही इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती थी, लेकिन भोपाल प्लांट की रियलिटी कुछ और ही थी। यहाँ एक ही टाइम पर एक स्टोरेज टैंक में 40 टन MIC स्टोर करके रखी हुई थी। सोचिए, एक ऐसा केमिकल जो हवा में लीक होते ही जानलेवा बन सकता है, उसके डजन्स ऑफ टन एक रेजिडेंशियल सिटी के बीचों बीच थे। और हैरानी की बात यह थी कि फैक्ट्री के आसपास धीरे धीरे कॉलोनीज बस चुकी थी। जब प्लांट बना था उसके आसपास इतनी डेंस पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन सालों तक लोग रोजगार की तलाश में आकर इसके आसपास बसते गए। यानी अगर कोई गैस लीक होता तो बहुत आसानी से गैस इन तक पहुंच सकती है। और इसी रिस्क को ध्यान में रखकर प्लांट के अंदर सेफ्टी सिस्टम्स लगाए गए थे। अगर किसी वजह से MIC लीक होने लगे तो पहला सिस्टम उस गैस को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेशन यूनिट था, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर उतना कम प्रेशर और उतना ही कम रिएक्शन का रिस्क। दूसरा सिस्टम था वेंट गैस स्क्रबर। इसका काम था लीक होने वाली गैस को केमिकल्स के थ्रू न्यूट्रलाइज करना। और तीसरा था फ्लेयर टावर। ये सिस्टम इमरजेंसी में गैस को जलाकर उसकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए बनाया गया था। सुनने में क्या लगता है कि फैक्ट्री पूरी तरीके से सिक्योर थी, लेकिन प्रॉब्लम सेफ्टी सिस्टम्स की कमी नहीं थी। प्रॉब्लम थी कि जब उन सेफ्टी सिस्टम्स की जरूरत पड़ी, या तो मैक्सिमम सेफ्टी सिस्टम्स बंद थे या अपनी फुल कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रहे थे, जिसके कारण MIC को जिस टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर पर उसे रखा जा रहा था। वेंट गैस स्क्रबर भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर ऑपरेट नहीं कर रहा था। और फ्लेयर टावर, जिसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना गया था, उसमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स रिपोर्ट की गई थी। यानी अगर इमरजेंसी आती तो एक के बाद एक सारी सेफ्टी लेयर फेल हो सकती थी। और सिर्फ मशीन ही नहीं, इंसान भी कम होते जा रहे थे। कॉस्ट कटिंग के चलते एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स और ऑपरेटर्स की संख्या घटा दी गई थी। नए एम्प्लॉइज को कम ट्रेनिंग मिल रही थी और एक नए एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था और सेफ्टी कल्चर कमजोर होता गया। इस बीच छोटी मोटी गैस लीक्स भी हुई। वर्कर्स ने आंखों में जलन और सांस लेने की दिक्कत की भी कंप्लेंट की। इंटरनल इंस्पेक्शंस में भी कई शॉर्टकमिंग सामने आई। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर ये शॉर्टकमिंग्स ऐसी ही चलती रही तो एक दिन कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन वार्निंग के बाद टेम्परेरी फिक्सेस किए गए, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही वार्निंग्स हिस्ट्री के सबसे बड़े एविडेंस बन जाएंगे। और फिर आई 2 दिसंबर 1984 की एक ऐसी रात जिसमें एक छोटी सी शुरुआत कुछ ही घंटों में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी में बदलने वाली थी। दिन भर फैक्ट्री में रूटीन काम चल रहा था, बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन प्लांट के अंदर एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होने वाली थी जिसे कुछ देर बाद रोकना नामुमकिन हो जाता। रात 10 बजे मेंटेनेंस का काम चल रहा था। फैक्ट्री के एक सेक्शन में पाइपलाइंस की सफाई की जा रही थी। नॉर्मली ऐसी मेंटेनेंस एक्टिविटी के दौरान एक सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसे हम स्लिप ब्लाइंड या लाइन आइसोलेशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि मेंटेनेंस वाले सेक्शन को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाए ताकि कोई भी लिक्विड या गैस किसी दूसरे सेक्शन में ना जा सके। लेकिन उस रात या तो प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ या सिस्टम उस तरीके से आइसोलेट नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। और फिर पानी धीरे धीरे उस पाइपलाइन के थ्रू टैंक 610 तक पहुंच गया। ये वही टैंक था जिसमें भारी मात्रा में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC स्टोर की गई थी। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, MIC और पानी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जैसे ही MIC पानी के कांटेक्ट में आता है, एक वायलेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो जाती है। एक्सोथर्मिक का मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट बहुत तेजी से प्रोड्यूस होती है। टैंक के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगा, टेम्परेचर तेजी से इंक्रीज होने लगा और MIC उबलने लगा। कंट्रोल रूम के इंस्ट्रूमेंट्स अब नॉर्मल रीडिंग्स दिखाने लगे। प्रेशर गॉजेस ऊपर जा रहे थे। टेम्परेचर एक्सपेक्टेड लिमिट से कहीं ज्यादा हो चुका था। लेकिन शुरू में कुछ ऑपरेटर्स को लगा कि शायद इंस्ट्रूमेंट्स ही गलत रीडिंग्स दे रहे हैं। जब तक सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आई, तब तक रिएक्शन हाथ से बाहर निकल चुका था। टैंक के अंदर प्रेशर इतना बढ़ गया कि इमरजेंसी रिलीफ वॉल्व भी खुल गई और उसके बाद टॉक्सिक गैस का एक बहुत बड़ा क्लाउड फैक्ट्री के ऊपर से निकलना शुरू हो गया।
अब थ्योरी के हिसाब से इस गैस को वेंट गैस स्क्रबर न्यूट्रलाइज करता और फ्लेयर टावर बची हुई गैस को जला देता। लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी। गैस का प्रेशर इतना ज्यादा था कि स्क्रबर उसे इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पाया। फ्लेयर टावर भी उस वक्त गैस को बर्न करने की पोजीशन में नहीं था और जिससे रिएक्शन धीरे हो सकता था वो था रेफ्रिजरेशन यूनिट, जो पहले ही बंद किया जा चुका था। यानी एक के बाद एक हर सेफ्टी लेयर फेल हो गई। रात करीब 12:30 के बाद पॉइजनस गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा फैक्ट्री से बाहर निकल चुका था। उस रात हवा भी भोपाल सिटी की तरफ ही चल रही थी और MIC हवा की वजह से भारी हो जाती है, जिस वजह से वो ऊपर उठी ही नहीं और नीचे रहकर वो रेजिडेंशियल कॉलोनीज की तरफ बढ़ने लगी। लोग उस समय गहरी नींद में थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। रात करीब 1 बजे भोपाल की तंग गलियों में लोग नींद से उठने लगे। सबसे पहले आंखों में इतनी तेज जलन हुई, ऐसा लगा मानो किसी ने आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया हो। कुछ ही सेकंड्स बाद खांसी शुरू होने लगी और सांस लेना मुश्किल हो गया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। किसी को लग रहा था कि गैस सिलेंडर लीक हुआ है, किसी को लग रहा था कि कहीं पे आग लग गई है। कुछ लोग बिना सोचे घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन जब वो बाहर निकले, बाहर का मंजर और भी खौफनाक था। पूरी सड़कें लोगों से भर चुकी थी, हर तरफ चीखे ही चीखे थी। पेरेंट्स अपने बच्चों को कंधे पर उठाकर भाग रहे थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि भागना किस तरफ है। किसी को नहीं पता था कि गैस किस डायरेक्शन में फैल रही है और इसी कंफ्यूजन में लोग उसी डायरेक्शन में भाग रहे थे जिस डायरेक्शन में जहरीली गैस निकल रही थी। कुछ ही देर में लोग सड़कों पर गिरने लगे और भागते भागते ही उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल्स के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स की लाइन ही खत्म नहीं हो रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर्स तक को ये नहीं बताया गया था कि कौन सी गैस लीक हुई है। जब केमिकल का नाम ही पता ना हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। कई डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स देखकर पेशेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस रात मेडिकल सिस्टम भी इस डिजास्टर के आगे बेबस था। सुबह होने तक भोपाल बदल चुका था। सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु और पक्षी भी मर चुके थे। हजारों फैमिलीज एक ही रात में उजड़ गई थी। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक हजारों लोगों की जान उस रात गई। Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people, and they say another 50,000 people may suffer serious after effects. लेकिन जो लोग बच गए थे, उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो पाई। कई सर्वाइवर्स को जिंदगी भर सांस की तकलीफ रही और कुछ लोगों की आंखों की रोशनी जिंदगी भर के लिए कम हो गई। कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स पर कई सालों तक रिसर्च चलती रही। लेकिन ट्रेजेडी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। फैक्ट्री के आसपास मिट्टी और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन के ऊपर भी कई सालों तक सवाल उठते रहे। अब सबकी नजर एक ही चीज पर थी, जिम्मेदार कौन था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, कोर्ट केसेस चले और कंपनसेशन की लीगल बैटल शुरू हुई। वॉरेन एंडरसन, जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के चेयरमैन और CEO भी थे, इंडिया आए, गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बेल पर छोड़ दिए गए और उसके बाद वो अमेरिका भी वापस लौट गए और उसके बाद वो कभी भी कोर्ट में ट्रायल फेस करने नहीं आए। 1989 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट सेटलमेंट के तहत 470 मिलियन US$ का कंपनसेशन देने में सहमति दी। लेकिन आज तक बहुत से सर्वाइवर्स और एक्टिविस्ट्स का मानना यह है कि ये कंपनसेशन उस ट्रेजेडी के लिए काफी नहीं था और शायद इसी वजह से भोपाल डिजास्टर आज भी सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है। ये कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू पर उठने वाला एक परमानेंट सवाल है। अक्सर हम सोचते हैं कि डिजास्टर्स अचानक होते हैं, लेकिन भोपाल ट्रेजेडी हमें एक अलग सच बताता है। डिजास्टर्स एक रात में नहीं बनते, वो सालों तक लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होते हैं। एक वार्निंग इग्नोर हुई और फिर दूसरी और फिर सेफ्टी पर कॉस्ट कटिंग हुई और आखिर में एक पूरा शहर इसकी कीमत चुका गया। 1984 की वो रात खत्म तो हो गई, लेकिन आज भी उस रात के निशान सारे भोपाल में जिंदा हैं और शायद इसलिए भोपाल डिजास्टर दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी वार्निंग है। अगर हम हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे तो हिस्ट्री अपने आप को दोहराने में दोबारा देर नहीं लगाएगी।